बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहो सिंजेंटा ज़रूरी पॉडकास्ट में आप सब लोगों को खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट फरहान उल हक। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं आलू की सरज़मीन में और आज हम बात करेंगे आलू की फसल पर। आलू की अगर बात करें तो पाकिस्तान के लिए ये चौथी बड़ी फसल है और तकरीबन 8 लाख एकड़ के ऊपर इसकी काश्त होती है। टोटल प्रोडक्शन अगर पाकिस्तान की देखें तकरीबन 80 लाख टन के आसपास है और ये एक रोज़मर्रा इस्तेमाल की खुराक है जिसे स्टेपल फूड कहा जाता है। और जहाँ इसकी एक अहमियत है इंटरनेशनल मार्केट में, लोकल मार्केट में, वहीं पर इसके चैलेंजेस भी हैं। इन्हीं चैलेंजेस पे इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे, क्या नई टेक्नोलॉजी सिंजेंटा मुतारिफ करवा रही है। हमने आज दावत दी है 3 अहम मेहमानों को। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब रज़ा खान साहब, इनका ताल्लुक देपालपुर से, वेरी प्रोग्रेसिव फार्मर। शुएब साहब, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। इनके साथ मौजूद हैं फ़ारूक अज़ीम, जो कि प्रोक्योरमेंट को लीड करते हैं फौजी फ्रेश एंड ट्रीज़ में, और इनके साथ मौजूद हैं बनाना सबीर साहब, जो कि हेड ऑफ सेल्स हैं सिंजेंटा पाकिस्तान लिमिटेड में। आप तीनों को बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया जी। शुरुआत करेंगे शुएब साहब आपसे। थोड़ा सा बताइएगा, आलू की काश्त का टाइम है, क्या मार्केट में पल्स है, क्या सूरत हाल है इस वक्त, थोड़ा सा ज़रा हमारे ऑडियंस को बताइएगा। पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने एज अ फार्मर हमें यहाँ पे बुलाया और फार्मर को जो चैलेंजेस हैं पोटैटो के हवाले से और पल्स के हवाले से डिस्कस करने के लिए। देपालपुर या डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा, विच इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ पोटैटोज एंड मेज़। पोटैटो बेसिकली एक बहुत हाई वैल्यू क्रॉप है। तो जिस तरह वो फाइनेंस में कहते हैं कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, हाई रिस्क क्रॉप भी है, हाई वैल्यू क्रॉप भी है। तो जहाँ इसका रिस्क ज़्यादा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, वहाँ पे इसका रिटर्न भी ज़्यादा है। और खुशकिस्मती से पिछले अगर हम 1 साल का आलू को देखें तो आलू की जो हमारी उसकी प्राइसिंग है उसने फार्मर को बहुत सपोर्ट किया है एज़ कम्पेयर टू बाकी क्रॉप्स जिस तरह मेज़ है या राइस है। तो फार्मर बहुत मोटिवेटेड है अक्टूबर के अंदर आलू की सोइंग के लिए और तैयार है कि वो अपना फुल पोटेंशियल इसके ऊपर सर्व करे और आलू की फसल को पूरी अपनी पावर के साथ लगाए। अब आलू की फसल की ज़रूरी होता है सबसे ज़्यादा वेदर। अब वेदर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो टेम्परेचर है। जब 35 डिग्री से टेम्परेचर नीचे आता है तो आलू के लिए वो आइडियल टेम्परेचर होता है। तो नॉर्मली तो पिछले सालों में सितंबर लास्ट वीक से आलू की काश्त स्टार्ट हो जाती थी क्योंकि टेम्परेचर उस टाइम पे इस जगह पे आ जाता। लेकिन इस साल हमारा टेम्परेचर जो है वो अभी उस जगह पे नहीं पहुंचा। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर ऑलमोस्ट हमारा गुजर चुका है और अब जाके आलू की सोइंग स्टार्ट हुई है, जो कि एक हमारे लिए एक कंसर्न भी है क्योंकि जितनी लेट आपकी सोइंग होगी उतनी लेट हार्वेस्टिंग होगी और जितनी लेट हार्वेस्टिंग होगी उतनी ज़्यादा गर्मी में जाएगी। और चूँकि पाकिस्तान एक ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सेप्ट से गुजर रहा है और हमारे यहाँ पे जो टेम्परेचर्स हैं वो बहुत एक्सट्रीमली चेंज होते हैं, चाहे वो सर्दी में जा रहा हो या गर्मी में जा रहा हो। तो हमारे लिए वो जो 90 डेज़ की विंडो है जो कि नॉर्मली हमारी सारी क्रॉप्स का एक ड्यूरेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे अगर हम ऊपर नीचे जैसे ही होते हैं हमारी फसल डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये एक बेसिक चैलेंज है। मोटिवेटेड बहुत ज़्यादा है फार्मर, लगाने के लिए तैयार है, लगाना शुरू भी कर दिया है, लेकिन अब थोड़ा डर भी रहा है कि चूँकि लेट हो गया है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जो है हमारे लिए आलू की फसल आगे भी एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट लेकर आएगी। ठीक हो गया, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट बात ये निकल के आई है कि फार्मर लेट हो गया है। चैलेंजेस हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, इसकी वजह से वो जो ऑप्टिमम विंडो जिसे हम कहते थे वो गुजर रही है। तो फ़ारूक, आप चूँकि आपके साथ फार्मर्स मुंसलिक होते हैं थ्रू आउट द ईयर, मल्टीपल क्रॉप्स पे आप काम करते हैं, इसमें से आलू सबसे इंपॉर्टेंट फसल है। क्या टेक होगी आपकी कि फार्म ये जो सिचुएशन इस वक्त बन रही है उस तरह फुल स्विंग पे नहीं है जैसा एक ज़माने में होती थी चंद सालों पहले, तो कैसे देखते हैं इसको और फार्मर की क्या आपको फिर इस पर मज़ीद फीडबैक होती है? थैंक यू फरहान, थैंक यू वेरी मच फरहान। बेसिकली जिस तरह आपने आलू की अहमियत पर रोशनी डाली, तो जिस तरह प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है तो उनका मतलब ऑलमोस्ट पाकिस्तान में बहुत बड़ा दारोमदार उनके बिज़नेस का आलू की क्रॉप पे होता है। तो जिस तरह फार्मर का एक पूरे साल का अगर हम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो है वो दारोमदार आलू की फसल की पैदावार और उसकी आमदन पे होता है, जिस तरह प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का भी होता है। सो अभी जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा, शुएब साहब ने भी बताया कि जिस तरह हम सोइंग में लेट हो गए हैं और हमारी जो सोइंग विंडो है वो ऑलरेडी बहुत नैरो है। बमुश्किल से 90 से 100 दिन मिलते हैं आलू की फसल को, जो कि उसके लिए फेवरेबल टाइम है। तो अब अगर सोइंग लेट हो गई है तो दैट मीन्स कि अब आपकी जो क्रॉप विंडो है वो एक्सटेंड करेगी और वो एक्सटेंड करेगी टूवर्ड्स स्प्रिंग, यानी फरवरी 2nd वीक 3rd वीक, और हो सकता है शायद हम मार्च में जाएं, जो कि अभी अगर मैं आज के मौका महल के हिसाब से बात करूं तो वो एक अलार्मिंग चीज़ है
क्योंकि आलू की बेसिकली जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे जो फेवरेबल टेम्परेचर है वो 30 डिग्रीज़। अगर 30 डिग्रीज से अगर टेम्परेचर आपका एक्सीड करता है तो आपका जो ट्यूबर है, पोटैटो है जो, वो स्टोरेज में जाके उसके रॉटनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि इंडस्ट्री के लिए भी बहुत जो है वो एक डेट्रीमेंटल चीज़ है, और फार्मर के लिए भी। क्यों फार्मर के लिए? क्योंकि उसने अपना आलू सारा साल मंडी में जो है वो सेल करना है स्टोरेज से, और अगर मंडी में अगर आपका आलू की ख़राब क्वालिटी जाएगी तो उसको रेट नहीं मिलेगा। इसी तरह इंडस्ट्री अगर स्टोरेज से पूरा साल आलू यूज़ करेगी और अगर उसकी क्वालिटी अच्छी ना हुई तो हमारी जो फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो यील्ड्स हैं, वो डिस्टर्ब होती हैं, और फिर हमारा जो कस्टमर है अल्टीमेटली वो जो है वो सफ़र होता है। सो ये जो क्लाइमेट चेंज इसका मतलब आपने जिक्र किया, तो इसका डेफिनेटली इस पॉइंट इन टाइम पे तो काफ़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। बट जाहिर बात है जहाँ पे चैलेंजेस हैं वहाँ पे जाहिर बात है हमें सोल्यूशन भी खुद निकालना है, मिटिगेशन भी खुद करनी है। सो इस पे अब हम मतलब कुछ चीज़ें सोच रहे हैं कि कुछ अपनी जो हमारा एक वैराइटल स्प्लिट है उसकी स्ट्रैटेजी को देखा जाए कि जो कि हमारी अर्ली मैच्योरिंग वैराइटीज़ हैं उनका वॉल्यूम बढ़ाया जाए ताकि वो कम दौरानिए में तैयार हो जाएं। लेट मैच्योरिंग वैराइटीज़ का वॉल्यूम को स्क्वीज़ किया जाए ताकि वो जो है वो उसका इम्पैक्ट ना आए गर्मी का। हम अपना प्रोसेसिंग स्केजुअल जो है वो एडजस्ट करें, हम स्टोरेज में ज़्यादा ना जाएं, फ्रेश जो है वो प्रोसेसिंग करें। सो इस तरह के कुछ हम अवामिल से इस क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को, जो कि आ चुका है, मतलब अब इसमें कोई दो राय नहीं है, और हमारी शायद अगर मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात करूं तो शायद 1 या 2% भी स्विंग नहीं हुई है। अब ये हकीकत है हमारे लिए, अब हमारे पास आज टाइम है कि हमने इसको कैसे मिटिगेट करना है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा का रुख जरा आपकी तरफ अब लेके आते हैं। अब माशाल्लाह 27 साल आपने इंडस्ट्री में गुजारे हैं, बेताश आपने सीजन देखे पोटैटो के भी। जो सिचुएशन है चंद साल पहले, कुछ अर्सा पहले ऐसा नहीं होता। फार्मर कैसे रिएक्ट कर रहा है इसके ऊपर? एक तो ये क्या तजवीज़ हो कि आपकी फार्मर्स के लिए, फार्मर्स को इन दो बातों पर जरूर रोशनी डाली। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फरहान फॉर हैविंग मी हियर। और जिस तरह अभी शेख साहब ने और प्रकाश साहब ने बात की कि ऑब्वियसली ये बिल्कुल क्लियर है कि इस वक्त जो वेदर की चेंजेस हैं और जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी स्विंग भी डिले हो रही है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि जिस तरह आपने अभी कहा मुझे कि जिस 27 साल मुझे इस इंडस्ट्री में हो गया, तो मैं इन फार्मर्स के साथ मेरा बड़ा काम है। और स्पेशली जिस जगह पे आज हम बैठे हैं उकाड़ा में और दीपालपुर, ये जितनी भी सराउंडिंग्स हैं, यहाँ के फार्मर्स जो है ना ये बड़े वेल अवेयर फार्मर्स। और पोटैटो क्रॉप एक ऐसी, अगर इसको आप कंपेयर करेंगे विद अदर आपकी जो फील्ड क्रॉप्स हैं, तो ये थोड़ी हाईटेक क्रॉप है, और जिसकी वजह से यहाँ के ग्रोर्स भी ज़्यादा वो नौ हो रखते हैं। और एक चीज़ जो बड़ी खुशाइंद है वो ये भी है कि ये जो क्लाइमेट चेंजेस हैं इसकी अवेयरनेस हमारे फार्मर्स को अब है। उनको अंदाज़ा हो गया है कि ये सारा जो चेंज हो रहा है, तो जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि ड्यूरेशन अब हमें वो शायद ना मिल सके जो एक आइडियल ड्यूरेशन होना चाहिए क्रॉप का, तो फिर क्या करना चाहिए। सो आपके तो सवाल की तरफ आता हूँ कि फिर इसमें क्या हम कर सकते हैं चीज़ें। देखें, जहाँ ये एक हमारे लिए चैलेंज है वहाँ अपॉर्चुनिटी भी है। वो इस तरीके से है कि हमें बहुत सारी कुछ अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं वो हमने अडॉप्ट करनी है या चेंज करनी है एज़ पर। और प्रैक्टिसेस से मेरी मुराद है कुछ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस फॉर एग्जांपल। तो वो जैसे अभी फ़र्क साहब बात कर रहे थे, हमने ये देखना है कि कौन सी वैरायटी हम लगा रहे हैं और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स, उसकी ज़रूरियात क्या हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम उस इनपुट को यूज़ करें। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब ये इस तरह की चेंजेस आती हैं, स्विंग पैटर्न थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो आपके जो डिजीज़ है, बीमारियां हैं, कीड़े हैं, पेस्ट है, वो भी अपने आप को थोड़ा चेंज करते हैं। तो हमें ये भी देखना है कि ऐसी सिचुएशन में हम इसकी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी फसल को बचाने के लिए कितने प्रोएक्टिवली उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने एप्लीकेशंस कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए ना, प्लांट जो है ना पोटैटो का, उसको हमने जो भी आपकी उसने अपने डिग्री डेज पूरे करना है। सो हमारा ये हो सकता है, जो हमारी तरफ से इंटरवेंशन ये हो सकती है उस प्लांट के लिए, कि हम उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके दें कि जिसमें वो उस ड्यूरेशन के अंदर आपको मैक्सिमम प्रोड्यूस दे सके, जो उसका एक जेनेटिक पोटेंशियल। सो आई थिंक कि इस पूरे जर्नी के अंदर हम आगे जाकर बात भी करेंगे कि हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है हमारे फार्मर्स को। ऑब्वियसली फार्मर सोच भी रहे होंगे, शेर साहब माशाल्लाह ये फार्मर्स कम्युनिटी से हैं, तो उसके लिए हमने कैसे रेडीनेस करनी है, क्या चीज़ें हमें करनी है, हमने सॉइल प्रिपरेशन में क्या करना है, हमें अपनी जो फर्टिलाइज़र है जो हमने ऑप्टिमाइज़ की हुई है, जो हम उसको ऑप्टिमल यूज़ कैसे कर सकते हैं, ताकि वो इस टाइम फ्रेम के अंदर
पूरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस वैरायटी को मिल सके। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें आगे जाके हम बात भी करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ों में कर सकते हैं। मैं इसमें एक चीज़ सिर्फ फॉर साहब की ऐड जो उन्होंने किया है उसमें करना चाहूँगा, जिस तरह हार्वेस्टिंग के लिए टेम्परेचर, उसी तरह हम जिस तरह सोइंग की बात कर रहे हैं, तो सोइंग में भी अगर टेम्परेचर हाई साइड पे हो तो जो सीड हम सो करते हैं सॉइल के अंदर, वो सॉइल में रोटन हो जाता है, तो उससे हमारी जो उसकी जर्मिनेशन है वो इफेक्ट होती है। तो इसलिए बेसिकली हम जो विंडो की बात हो रही है कि ज़रूरी है कि वो जो आइडियल विंडो है जिसमें सोइंग भी उस विंडो में हो और हार्वेस्टिंग भी उसी विंडो में हो। तो और ओवरऑल ये अब पाकिस्तान में कंडीशंस, इन्वायरमेंट की और टेम्परेचर वेरिएशन इस तरह हो गई है कि हर क्रॉप के लिए अब हमें ज़रूरी है कि 90 डेज़ के अंदर हमारी हर क्रॉप हार्वेस्ट हो जाए अगर हम उससे पूरी यील्ड लेना चाहते हैं। तो ये इसलिए मैं इंडोर्स करना चाह रहा था कि फ़ारूक साहब के कि अब हमें 90 डेज़ का जो विंडो है उसमें वो वैराइटीज़ वो सिलेक्शन करनी है जो उन 90 डेज़ की विंडोज़ के अंदर हमें, चाहे वो पोटैटो है, मेज़ है, राइस है, लेकिन स्पेशली पोटैटोज़, क्योंकि पोटैटोज़ का रॉट होने का चांसेस सोइंग्स के वक्त और हार्वेस्टिंग के वक्त दोनों केस में 100% होता है। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो वेदर का फैक्टर है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा शोएब साहब, आपका शुमार चूँकि डिपार्टमेंट के काफ़ी प्रोग्रेसिव फार्मर्स में होता है, अभी तक हमने बात की एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर जो कि क्लाइमेट चेंज है। अब ज़रा बात करते हैं इकनॉमी के ऊपर, बिकॉज वहाँ भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि असरअंदाज होते हैं एक अच्छी पैदावार के ऊपर। सो अगर हम आलू की फसल पर बिलखसूस बात करें तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बहुत अहमियत की आमिल हैं जिनका सद्भाव करना चाहिए एक फार्मर? अच्छा जी, सबसे पहले जैसा मैंने पहले कहा कि आलू चूँकि एक हाई वैल्यू क्रॉप है तो हम स्टार्ट करते हैं सॉइल से। अब बदकिस्मती से जो हमारा एरिया ख़ास तौर पे उकाड़े वाला, उसके जो अंदर pH वैल्यू है सॉइल की वो 6.5 से 7.5 के दरमियान होनी चाहिए आइडियली, लेकिन विच इज़ ग्रेटर दैन 8.2 8.3। दूसरा जो फैक्टर आता है वो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर हमारा सॉइल के अंदर 0% से भी कम है। तो अब ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि सबसे पहले हर क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। pH लेवल्स के इस आइडियल 6.5 और 7.5 के दरमियान होना, और जो हमारा सॉइल मैटर है वो ज़्यादा होना। अब इसको करने के लिए, इस चीज़ को पूरा करने के लिए हम सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं सॉइल के अंदर, सबसे पहले तो हम उस pH लेवल को बढ़ाने के लिए। अच्छा, दूसरी बात ये जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो होती है हमारी सॉइल सैम्पलिंग। अब हमने जब फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है आलू के अंदर तो हमें आम तौर पे ये ज़रूरत है कि हम अपने हर फसल से पहले, और ख़ास तौर पे आलू की फसल से पहले, अपने सॉइल का सैंपल करवाएं और उसके न्यूट्रिएंट्स, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश जो कि मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए उसको करने के लिए कि वो हमारा वो विंडो गुजर जाती है। तो एक तो सबसे पहला ये चैलेंज हमें आता है कि जी हमने फर्टिलाइज़र कितनी यूज़ करनी है और कैसे यूज़ करनी है, क्योंकि एक बैलेंस फर्टिलाइज़र हर क्रॉप के लिए बहुत ज़रूरी है। और बैलेंस फर्टिलाइज़र के लिए आपको अपनी सॉइल का पता होना ज़रूरी है कि ये हमारी सॉइल जो है उसके अंदर इस वक्त क्या मिकदार है। एक तो ये सॉइल हो गया। दूसरी चीज़ आती है सीड। अब सीड एक ऐसा फैक्टर है जिसकी बेस के ऊपर पूरी फसल खड़ी होती है, जिसकी जो यील्ड है वो सीड के ऊपर है। अब जितना अच्छा सीड होगा उतनी अच्छी पैदावार होगी। अब नॉर्मली हमारी जो प्रैक्टिस है फार्मर्स की वो ये है कि हम, चूँकि सीड हमारा मोस्टली हॉलैंड से आता है, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे उसको सो करते हैं। तो आम तौर पे जो फार्मर है, जो हमारा इसको इतना आइडिया नहीं है, वो तीसरे चौथे साल का, 5-6 साल का सीड इस्तेमाल कर रहा होता है, जो कि उसकी पैदावार को इफेक्ट करता है। जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो नॉर्मली 1 से 2 साल के सीड एक साल इस्तेमाल किया, फिर अगले साल उससे सीड बना, फिर उसको इस्तेमाल किया, फिर तीसरे साल बना, फिर इस्तेमाल किया। अब वो इनपुट तो पूरी डाल रहा है, ठीक है, लेकिन चूँकि सीड की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो उसको यील्ड दे सके, तो फिर ये इफ़ेक्ट उसको एक करता है उसकी प्रोडक्शन के अंदर। और एट द एंड ऑफ द डे उसकी कॉस्ट उतनी हो जाती है जो पहले साल की सीड पे है और जो चौथे साल की सीड पे है, लेकिन जो आउटपुट है जो इसको आनी चाहिए वो आउटपुट नहीं मिल रही होती। तो ये 2 चीज़ें ऐसी। और तीसरी चीज़ जो हमारी अभी हम पिछले 7-8 सालों से, बल्कि 10 सालों से फेस कर रहे हैं, वो हमारी सॉइल बॉर्न डिजीज़ है। ख़ास तौर पे जो आलू के अंदर हम उसको स्कैब कहते हैं। 2 तरह की स्कैब है, कॉमन स्कैब और एक हमारी जो है वो बैक्टीरियल स्कैब है। अब ये हमारी क्रॉप की जो क्वालिटी है उसको ख़राब कर रही है। तो ये हमारे इनिशियल चैलेंजेस हैं जिसको हमें देखते हुए सीड को ट्रीट करना पड़ता है। जैसे सिजेंटा की प्रोडक्ट्स हैं जो कि सीड को ट्रीट करती हैं इन चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन स्कैब का अभी तक हमारे पास कोई हल नहीं है। और उसका एक ही हल है कि हम अपनी ज़मीन की pH लेवल नीचे रखें, और वो तरीका हमारे पास अभी फ़िलहाल सल्फ़र के अलावा और कोई नहीं।
तो एक तो हमारी फार्मर्स की तरफ से ये बहुत बड़ा चैलेंज हमें फील हो रहा है आगे कि जी जो स्कैब है हमारी क्वालिटी को ख़राब कर रहा है। और अभी आपको फारूक साहब बताएंगे कि वो किस तरह जो है वो जब ये प्रोक्योर करते हैं फार्मर से, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनके लिए स्कैब ही होती है कि स्कैब की परसेंटेज लेवल से ऊपर ना जाए, और रिजेक्शन भी मोस्टली सबसे ज़्यादा स्कैब के हवाले से ही होती है। और आपका एक्सपीरियंस, आप जाहिर है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, फार्मर्स को पोटैटो सीड देते हैं, बिकॉज जाहिर है क्वालिटी ऑफ फ्रेंच फ्राइज डिपेंड कर रहा है कि कौन सा पोटैटो है। थोड़ा सा बताइएगा कि ये कितनी कोई बड़ा मसला है और कैसे आउटपुट क्वालिटी को मुतासिर करता है। फरहान, मैं थोड़ा सा ज़रा इससे पीछे चलूँगा। मेरे ख्याल से हम लोग अभी जिस मतलब जो है वो टाइम फ्रेम में हैं जहाँ पे कॉस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, क्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट है, इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। सो मेरे ख्याल में हमें इस पॉइंट इन टाइम पे जो एक चीज़ करने की ज़रूरत है वो कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत है अपने एग्रोनॉमी प्लान को। आपने बात शुरू की थी एग्रोनॉमी से। सो हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक हमारे पास तकरीबन कोई 100 के लगभग रजिस्टर्ड वैरायटीज़ हैं। जिस तरह शुएब साहब ने बताया कि सारी की सारी हॉलैंड से इम्पोर्ट हुई, हमारे यहाँ लोकल कोई वैरायटी नहीं है। सो पहली बात तो ये है कि हमें हर वैरायटी की एग्रोनॉमी को कस्टमाइज़ तरीके से लेकर चलने की ज़रूरत है। हम किसी एक वैरायटी की एग्रोनॉमी सब पे अप्लाई नहीं कर सकते, या कोई एक जनरल एग्रोनॉमी नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे मुख्तलिफ अवामिल हैं। जिस तरह बात हुई सॉइल की, फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट की, क्रॉप प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट की, हार्वेस्टिंग की, स्टोरेज की। सो इन सारे अवामिल के ऊपर हर वैरायटी का बिहेवियर मुख्तलिफ है। सो पहली बात तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि हमें ये देखना चाहिए कि एक फार्मर कौन सी वैरायटी लगा रहा है, इंडस्ट्री कौन सी वैरायटी प्रोक्योर कर रही है, ताकि आपकी जो एग्रोनॉमी और जो प्रैक्टिसेस हैं सब कुछ उसके मुताबिक जो है वो चल रहा हो। जहाँ तक बात की आपने स्कैब की, तो इसको भी मैं लिंक करूँगा अपनी पहली बात से वैरायटी स्पेसिफिक के ऊपर, कि सबसे पहले इसमें अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है तो अब हमने मिटिगेशन ये देखनी है कि हम बीइंग एन इंडस्ट्री, बीइंग अ फार्मर, या जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, कि हम उन वैरायटीज़ को देखें जो लेस स्कैब ससेप्टेबल हैं, यानी जिसके ऊपर स्कैब कम आती है। इसका अगर मैं मतलब आपके नाजरीन के लिए इसको मैं लिंक करूँ तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि बहुत सारे लोगों को वो जल्दी जो है वो असर करती हैं और बहुत सारे लोगों को वो असर नहीं करती। तो इसी तरह अल्लाह मियां ने आलू में भी ये एक नेचुरल एक टेंडेंसी रखी है कि कुछ वैरायटीज़ किसी एक बीमारी के अगेंस्ट ससेप्टेबल होती हैं और कुछ टॉलरेंट होती हैं, कुछ रेजिस्टेंट होती हैं। सो पहली बात तो ये है कि हमें उन वैरायटीज़ पे काम करना है, या उन वैरायटीज़ को इंपोर्ट करना है, या अगर हमारे मुल्क में ऑलरेडी वो ग्रो हो रही हैं तो उन पर ज़्यादा काम करना है जो लेस स्कैब ससेप्टेबल हैं, क्योंकि स्कैब तो हमारी सॉइल्स में है। और उसकी वजह ये है कि पिछले 3-4 दहाइयों से आलू बार बार लग रहा है, और हमारी कॉन्टीन्यूस जो है वो जो हमारी क्रॉप रोटेशन में आलू की फसल आती है, दूसरी या तीसरी फसल आलू की होती है, जिसकी वजह से स्कैब बढ़ रहा है। अब इसका असर इंडस्ट्री पे क्या पड़ रहा है? शुएब साहब ने बिल्कुल बजा बात की कि हमारे लिए बहुत बड़ा जो एक फैक्टर होता है म्यार का, आलू की लॉट की म्यार का, वो स्कैब के ऊपर हम चल रहे होते हैं। क्योंकि स्कैब जो है बेसिकली वो क्या करता है कि वो आलू की सिर्फ जिल्द पे नहीं होता, उसके जो उसका गूदा है जिसको हम बोलते हैं फ्लैश है, उसके ऊपर भी जो ये आता है। और जब हम आलू को पील करते हैं तो उसका जो असर है वो नीचे फ्लैश पे भी होता है। और जब वो कस्टमर के पास किसी फॉर्म में भी वो आलू जाएगा, चाहे वो फ्रेंच फ्राइज़ है, चाहे वो क्रिस्प है, या चाहे वो कोई भी फॉर्म है, तो वो वहाँ पे विजिबल होगा और वो कस्टमर जो है वो उसको पसंद नहीं करेगा। इसी तरह अगर वही आलू मंडी में जाएगा तो वहाँ पे भी जो है वो उसका रेट कम लगता है, आड़ती हज़रात जो है वो उस पर जो है वो कटौतियाँ जो है वो करते हैं और इस तरह। सो ये एक बहुत बड़ा क्वालिटी जो है वो डिफेक्ट है। हाँ, इसकी एक चीज़ ये है जो इसमें किसानों की और इंडस्ट्री की फेवर में, ये स्टोरेज में बढ़ता नहीं है। ये अगर फॉर एग्जांपल है तो ये बिनाइन किस्म की डिजीज़ है, ये आगे एक आलू से दूसरे आलू पे नहीं जाती है, वहीं पे रहती है। बट ये एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज है, और इसके लिए सारी बात है जिस तरह बनारा साहब इसमें ऐड करेंगे, इसके कंट्रोल के हवाले से हैं वो। सो हम समझते हैं कि इसमें कंट्रोल पे जाने से पहले इसके जो मिटिगेशन मेजर्स हैं उसको देख लिया जाए। और मेरे नज़दीक उसमें सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो क्रॉप रोटेशन से भी पहले वो वैरायटी सिलेक्शन का, कि आप अपनी वैरायटीज़ हमें उस हिसाब से सेलेक्ट करनी चाहिए जो लेस स्कैब ससेप्टेबल हों, और उनको हम जो है वो लेके आगे चलें, और देन फिर हम देखें कि हमारे पास जो है वो हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, सीड क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सॉइल बॉर्न डिजीज़ का भी प्रॉब्लम है। जैसे कि हम बात करते हैं हमेशा कि सिंजेंटा हमेशा अपने फार्मर्स के लिए एक कदम बढ़कर सोचती है और नई से नए टेक्नोलॉजीज़ और सोल्यूशन मुतारिफ करवाती है। तो बनारा साहब, ये जो चैलेंजेस हमारे पास आए, हमारे सामने फारूक साहब ने भी और शेफ साहब ने बताए, क्या सोल्यूशंस टेक्नोलॉजी सिंजेंटा ने मुतारिफ कराई फॉर फार्मर्स? आई थिंक शेफ साहब ने ना बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट एक दो रेज किए,
और वो हमारी इस वक्त की बड़ी ज़रूरत की है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारी जो सॉइल प्रिपरेशन में जो चीज़ें हैं, इन्होंने एक जिक्र किया कि सॉइल टेस्टिंग हम नहीं करवाते। अब हम फर्टिलाइज़र तो यूज़ कर रहे हैं, बट उसकी हमें ये नहीं पता कि कौन सी फर्टिलाइज़र की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के तौर से अपने फार्मर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सॉइल टेस्टिंग पे ना थोड़ा सा इसमें तरद्दुत करने की ज़रूरत है। कुछ अदारे हैं, गवर्नमेंट के भी हैं और कुछ प्राइवेट कंपनीज भी हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर थोड़ा सा इसमें कोशिश की जाए तो वो साल में एक दफ़ा तो कहीं वो चेक करवा ही सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि देखें, शेख साहब ने बात की कि हमारी जो सॉइल्स हैं उनकी फर्टिलिटी चैलेंज है बिकॉज ऑफ पीएच, और उसके अंदर जो हमारी सॉइल्स हैं वो ज़्यादातर अब अल्कलाइन नेचर में चली गई हैं क्योंकि उनकी पीएच हाई है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या किया जाए? और पीएच आपको पता है कि पीएच आप बहुत, ये ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ें आप इनपुट डालें और पीएच आप कम कर लें। ये एक प्रोसेस है लंबा, जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जितनी इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो रही है कि आप ज़मीन को खाली छोड़ सकें, उसके अंदर ग्रीन मैन्योरिंग करें और उसको थोड़ा रोटेशन में टाइम दें। जो फ़र्क साहब ने बात की कि स्कैब के हवाले से भी, तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रोटेशन भी है कि आप नेक्स्ट ईयर उस लैंड के ऊपर दोबारा से फसल ना लेके आएँ। बट ये एक रियलिटी है कि हमारे ये चीज़ नहीं हो सकती, हमें उसी सॉइल के ऊपर आना है। तो यहाँ जो सिंजेंटा के पास एक सोल्यूशन है, वो मैं उसके ऊपर मैं सब काश्तकार दोस्तों से, बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। उसका प्रोडक्ट का नाम है एनरिच। अच्छा, एनरिच जो है ना, ये एक एसिडिक आप कह लें कि ह्यूमिक एसिड है, और ये इम्पोर्टेड ह्यूमिक एसिड है। अच्छा, इसका काम क्या है? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि जनरली ये समझ जाता है कि ह्यूमिक एसिड डालें तो उससे वो हो जाता है। अच्छा, इसका काम ये है कि ये कोई एज सच कोई ये फर्टिलाइज़र नहीं है या कोई न्यूट्रिशन नहीं है, बट ये करता ये है कि जब आप इसको सोइंग से पहले इसको ज़मीन के अंदर मिक्स करते हैं तो ये काम करेगा कि जो इसको मॉइस्चर मिलता रहेगा 2 महीने तक, जब भी पानी लगाएंगे तो एक मॉइस्चर इसको मिलेगा, तो उस मॉइस्चर की बिना पे ये एक्टिव होता है। और जो आपका जो रूट जोन है, उस रूट जोन का जो इकोसिस्टम है ना, उसको थोड़ा नॉर्मलाइज करता है। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन से क्या होगा कि एक तो जो आपने इनपुट डाली हुई है, अब देखें ना शेख साहब इसमें ऐड कर सकते हैं कि पोटैटो के अंदर कितना ज़्यादा खर्च है फर्टिलाइज़र, फास्फोरस फर्टिलाइजर्स हैं, फिर दूसरी है आपकी सल्फ़र है, और बहुत से, एक तो वो है जो हम ऊपर से डाल रहे हैं, एक जो अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर रखी हुई हैं जो हमारे माइक्रो एलिमेंट्स हैं, वो भी पौधे के चाहिए होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो रूट जोन का एनवायरनमेंट इस काबिल हो कि वो पौधे को अवेलेबल होना शुरू हो जाए। तो एनरिच में आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि आप एक शॉर्ट टर्म के अंदर वो 2 महीने जो पहले हैं, जो 40-50 दिन, वो पौधे को इतना टाइम मिल जाता है कि अपना रूट जोन डेवलप कर देता है और उसको जो भी इनपुट है वो मिलना शुरू हो जाती है। तो हम किसी हद तक ये मिटिगेट कर सकते हैं थ्रू दिस। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वैराइटीज़ के ऊपर बात की फ़र्क साहब ने। मैं ये समझता हूँ कि पोटैटो क्रॉप के अंदर ना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कॉटन में चले जाएँ तो वहाँ वैरायटी वाइज आपकी अग्रोनॉमी सेट है, आप उसमें थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे ना तो वो आपको उसका नुकसान होगा। लेकिन पोटैटो के अंदर अगर आप जाएँ ना तो जो भी वैराइटीज़ लगी हुई हैं बाय एंड लार्ज एक ही तरह की प्रैक्टिसेस हो रही। तो एक तो हमें वैरायटी के अंदर प्रैक्टिसेस को भी देखना है, और उसमें जो भी जो हमारे सीड के जो लोग हैं, मेरे ख्याल वो उस पर काम भी कर रहे हैं और उनको और ज़्यादा शायद इस तरीके से देखना होगा। लेकिन जो डिज़ीज़ के हवाले से जो साल बार डिज़ीज़ की बात हो रही है, और एक और चीज़ है कि आप सीड केयर यूज़ करते हैं, बीज को दवाई लगाते हैं इस मकसद के लिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ ना थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज करना चाहिए। वो ये है कि सीड को बराए दवाई लगाने का भी मकसद नहीं है। बहुत सारे प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि सीड को जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना तो वो एक्चुअली आपको क्या कर रहा है कि थोड़ा आपके जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है ना उसको एफिशिएंट भी कर रहा है। फॉर एग्जांपल सिंजेंटा के पास एक सीड ट्रीटमेंट है वाइब्रेंस प्रीमी, जो हमारी एक न्यू टेक्नोलॉजी है, और वो पोटैटो के सीड को लगा के आप काश्त करते हैं। इससे फ़ायदा क्या हो? इससे नंबर 1 फ़ायदा तो ये होगा आपको कि उससे जो आपके रूट इन्हांसमेंट है, क्योंकि जब रूट फॉर्मेशन होती है तो वो पहले शुरू हो जाती है, तो रूट इन्हांसमेंट, ये जड़ें ज़्यादा बनेंगी। अच्छा, दूसरा इम्पैक्ट क्या आएगा कि जब जड़ें ज़्यादा बनेंगी तो पौधा ऊपर
उसकी जो शूट्स हैं वो ज़्यादा निकलेंगी। अल्टीमेटली इसका जो अगला इम्पैक्ट है ना वो बड़ा ऑब्जेक्टिवली है, और ये फार्मर्स ने को भी हमने दिखाया भी हुआ है फील्ड के अंदर कि जो आपके वो स्टोलर है जिसके ऊपर ट्यूबर बनना है कल को, उसको वो आपको ज़्यादा लेंथी और हेल्दी स्टोलन मिल सकते हैं। और लास्ट वन ये है कि आपको डिजीज़ के अगेंस्ट ऑब्वियसली स्कैब एक ऐसा बैक्टीरियल स्कैब का एक ऐसा चैलेंज है जो हम अभी तक नहीं उसको एड्रेस कर पा रहे, लेकिन अगर कोई फंगल स्कैब है या दूसरी जो फंगल डिजीज़ है उनको हम इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं और एक अच्छा आप स्टार्ट ले सकते हैं। तो इसको मैं अब रिलेट कर रहा हूँ, मेरी पहले जो बात मैंने की थी कि जो अभी क्लाइमेट के ऊपर भी बात हुई थी कि फिर हमें अपने पौधों को ना थोड़ा एफिशिएंट बना थ्रू दीज प्रैक्टिसेस। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आप उस टाइम फ्रेम को किसी हद तक आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अगर हम देखें नॉर्मल प्रैक्टिस में जाएंगे तो वो फिर आपको नॉर्मली रिजल्ट आना शुरू होंगे। सो ये दो चीज़ें जो अभी बात हो रही थी सीड के हवाले से और सॉइल के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि सिंजेंटा के पास यहाँ सोल्यूशंस मौजूद है इनरिच की शक्ल में फॉर सॉइल और फॉर सीड केयर वाइब्रेंस प्रीमियम की शक्ल में। तो इस वक्त आपने बड़ा सही टाइम पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मैं अपने ग्रोअर्स को भी मुखातब हूँ कि वो इस वक्त जब सोइंग स्टार्ट हो गई है तो आप नया सवेरा पे जाएँ और वहाँ आपको पूरी इसकी टेक्नोलॉजी और पूरी गाइडलाइन मिलेगी कि कैसे यूज़ करना है। तो वाइब्रेंस प्रीमियम आप लगाएँ और इसके रिजल्ट्स को एंजॉय करें। सीड के हवाले से मैं सिर्फ थोड़ा सा ये कहूँगा कि इसका जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो एज अ फार्मर मैं देखता हूँ ना, वो ये है कि जब तक हम अपनी इंडिजिनस लोकल वेराइटीज़ प्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक हम इस मसले को हल नहीं कर सकते। हम हमेशा हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट करने के आदी हैं, तो हम सीड भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ये देखे बगैर कि वहाँ की इन्वायरमेंट, वहाँ का सॉइल हमसे फ़र्क है, हमारे यहाँ का फ़र्क है। तो मैं एक मिसाल दूँगा, जो एक संताना वैरायटी का अभी इंडिया की इंडिजिनस बॉर्न इंडिजिनस डेवलप वैरायटी है, उन्होंने अपने सिर्फ फ्राइज़ के लिए इसको डेवलप किया। 10-12 साल उनको लगे, 15 साल इसको डेवलप करने में। तो इस तरह आप इंडस्ट्री के लोग बैठे हुए हैं और जो अरबाब इख्तियार गवर्नमेंट के अंदर है, हमारी तुमसे ये रिक्वेस्ट है कि सीड जब तक किसी भी फसल का सीड जब तक इंडिजिनसली हमारे एनवायरनमेंट के मुताबिक नहीं बनेगा, हम उससे वो फ़ायदा नहीं ले सकते जो हम दूसरों का सीड मंगवा के ले सकते। फ़ारूक, बहुत ही अहम नुकता उठाया शोएब साहब ने, सीड लोकलाइजेशन के ऊपर बात हुई। एज एन आउटपुट प्लेयर क्या कह लें इक़दामात ले रहे हैं मुख्तलिफ प्लेयर्स, और ये फैशन फीस जहाँ से आपका ताल्लुक़ है, आप लोग कोई इस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जहाँ लोकलाइजेशन के ऊपर काम किया जाए? फरहान, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सीड। अच्छा फरहान, इसमें लोकलाइजेशन में दो तरह की स्ट्रैटेजीज़ हैं। एक जो स्ट्रैटेजी है जिस पे शोएब ने बात की और बनारस साहब ने बात की, वो है आपका इंडिजिनस वैराइटीज़। अब इंडिजिनस वैराइटीज़ की अगर मैं बात करूं तो ये बात जाती है ब्रीडिंग की तरफ, यानी आपका अपना लोकल ब्रीडिंग प्रोग्राम हो। और ब्रीडिंग प्रोग्राम अगर मतलब आपके नाजरीन या जो उसमें जो है वो रिसर्चर्स हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो समझते हैं, तो ब्रीडिंग प्रोग्राम एक पूरा एक प्रोसेस है जो कि शायद अगर हम आज शुरू करें तो उसका पहला शायद हमारे पास कोई फल आज से 10-15 साल बाद आए। सो ब्रीडिंग इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। अनफॉर्चुनेटली हमने जिस तरह बाकी अपनी फसलों में, सब्जियों में हमने ब्रीडिंग प्रोग्राम नहीं शुरू किया, इस तरह पोटैटो का भी हमने ब्रीडिंग प्रोग्राम उस तरह नहीं शुरू किया जिस तरह शुरू किया जाना चाहिए था। सो वो एक सेपरेट मैं मतलब उसको रखता हूँ इस बहस से। जहाँ तक बात है लोकलाइजेशन का, एक दूसरा जो एस्पेक्ट है वो एस्पेक्ट है बेसिकली आपका सीड की लोकलाइजेशन, कि आपकी सीड की प्रोडक्शन लोकल हो जाए, यानी आपको हर साल हॉलैंड के सीड पे इन्हिसार ना करना पड़े। उस पे बिल्कुल हम लोग काम कर रहे हैं, बाकी कंपनीज भी काम कर रही हैं। और इनफैक्ट इसमें मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा गवर्नमेंट का रोल, कि अब गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काफ़ी अटेंटिव है और गवर्नमेंट भी इस प्रोसेस को सपोर्ट कर रही है। सो अगले आने वाले सालों में इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम भी 3 से 4 सालों में हमारे पास यहाँ पे जो हमारी इम्पोर्टेड सीड, जो एक रफली अंदाज़ा है कि 12-13 हज़ार टन हमारे साल इंपोर्ट करते हैं और फिर वो हमारी इंडस्ट्री में आता है और मल्टीप्लाई होता है और फिर एंड यूज़र तक जाता है और फिर 4 से 5 साल चलता है। तो ये सारा एक साइकिल चलता है। सो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है इम्पोर्ट्स का, वो कम होना शुरू हो जाएगा। लोकली सीड प्रोड्यूस होगा। उस लोकल सीड प्रोडक्शन से क्या होगा कि जब वो हमारी लोकल कंडीशंस में ग्रो हुआ होगा, सो उसमें इन चीज़ों के ऊपर मुदाफ़ियत ज़्यादा होगी। सो ये एक मतलब 2 वे स्ट्रैटेजी है। सो एक पार्ट डेफिनेटली वो मतलब आसान अल्फाज में कि वो मतलब करना मुश्किल है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी इदारे के लिए, क्योंकि अभी तक हमने उस पर कोई काम किया नहीं। सो जो उसका दूसरा एलिमेंट है
लोकल सीड प्रोडक्शन का, उसके ऊपर बहुत एग्रेसिवली काम हो रहा है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में, जिस तरह मैंने कहा कि इसके ऊपर काफ़ी ब्रेक थ्रू आएगा और हमारा काफ़ी सीड लोकलाइज हो जाएगा। लोकलाइज हो जाएगा तो हमारे कुछ ना कुछ ये जो हमारे सीड बॉर्न डिजीज़ के मसले मसाइल हैं, हमारी जो इम्पोर्टेड सीड लेट आता है, फार्मर उसको एक साल मल्टीप्लाई करता है, फिर उसको अगले साल फसल के लिए रखता है, तो कैश फ्लो बहुत ब्लॉक हो जाता है। मतलब एक कैश फ्लो अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ, फार्मर हमारे साथ बैठे हैं, फार्मर कम से कम मतलब एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 6 से 7 लाख रुपया फी एकड़ कैश फ्लो ब्लॉक करता है अपना इम्पोर्टेड सीड के लिए। तो अगर आप ये देखें कि अगर एक बंदे ने 100 एकड़ लगाने हैं तो वो कितना कैश फ्लो अपना ब्लॉक कर रहा है सीड के लिए, वो सीड पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है और फिर अगले साल उसने उससे फसल लेनी है। सो ये लोकलाइजेशन के बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं, जिसका एक फ़ायदा जो है वो बीमारियों का जो है वो कम होना है, फिर कैश फ्लो आपका बेहतर हो जाएगा। फिर दूसरा सबसे बड़ा ये है कि जिस तरह क्लाइमेट चेंज, एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि सिर्फ पाकिस्तान में ही इम्पैक्ट नहीं कर रहा, ये पूरी दुनिया में इम्पैक्ट कर रहा है। जिस तरह हमने पहले शुरू में हॉलैंड की बात की, तो ये मुतवातिर दूसरा साल है कि हॉलैंड की जो आलू की फसल है वो तकरीबन एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 50% मुतासर हो रही है। सो अब फसल उनकी मुतासर हो रही है, बट क्योंकि हम वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं तो हम भी उसके जो है वो अफेक्टीज हैं। सो ये लोकलाइजेशन स्ट्रेटजी के बहुत मल्टी फेसेटेड इसके बेनिफिट्स होंगे, जिसके लिए हमें, और अच्छी बात यह है कि इस पर काम शुरू हो चुका है गवर्नमेंट लेवल पे भी और प्राइवेट लेवल पे।